नवीन का नुक्कड़ में आपका स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं मेरी मिड करियर चेंज की कहानी का पार्ट 5 और इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अपने आप को मिड करियर चेंज के लिए कैसे तैयार करें। तो सुनिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राइटिंग की बात ही हम दोबारा करते हैं। उसके बाद मेरा एक और नॉवल आया जो 2021 में आया। इस नॉवल को लिखने के लिए भी, और इस नॉवल की खास चीज ये रही कि ढाईचार के नाम से ये नॉवल है। ये मीडिया, पुलिस और पॉलिटिक्स की कहानी कहता है। ये नॉवल आने के 12 दिन में अपना पहला एडिशन पूरा सोल्ड आउट हो गया। क्या फिर से नवीन चौधरी ने चमत्कार किया? यहाँ दो चीजें थी। सबसे पहला था कि जिन पाठकों ने मुझे अब तक पढ़ा है उनको मुझसे उम्मीदें थी। मेरे ऊपर ये प्रेशर था कि अब जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो इनको कनेक्ट करना चाहिए, वन टाइम वंडर नहीं हो जाना चाहिए। दूसरा चैलेंज ये मेरे साथ था कि पहली बुक तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे लिख ही चुका हूँ। अब जो मैं लिख रहा हूँ क्या ये भी तो पॉलिटिक्स ही है घूम फिर के, तो मैं डिफरेंट क्या देने वाला हूँ, वो कौन सी चीजें हैं जो कनेक्ट करेंगी। एंड अगेन रिसर्च वर्क्स, और रिसर्च चाहे खुद के बारे में हो, चाहे ये रिसर्च अपने काम के बारे में हो। इस किताब के बारे में भी वो रिसर्च मैंने की कि आज का यूथ क्या सोचता है, वो पॉलिटिक्स को कैसा देखता है, कौन से एंगल से उसको गुस्सा आता है, कौन से एंगल्स को पसंद करता है। उन पॉइंट्स के ऊपर मैंने बात की। मीडिया इंडस्ट्री को मैंने अंदर से देखा था, मीडिया इंडस्ट्री का मैंने मैनेजमेंट साइड देखा हुआ था। मीडिया इंडस्ट्री के मैनेजमेंट साइड को देखते हुए मेरे पास एक दूसरा व्यू पॉइंट था। तो जब मैं किसी को कुछ देता हूं तो दो बातें हम करते हैं। एक कि आप जो उसका बिलीफ सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। आप बताते हैं कि जो तुम जानते हो ये चीज इस तरीके से ही है और उसके बारे में नई बात मैं तुम्हें और बता रहा हूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है उसको नहीं पता, उसको एकदम नई चीज बताएं, वो चमत्कृत हो जाए, शॉक हो जाए कि ये क्या हो रहा है। वो मीडिया को जैसे देखता है, जैसे वो सोशल मीडिया पे चर्चा करता है, जब वो मेरी कहानी पढ़ता है तो उसको दिखता है मीडिया तो अंदर से कुछ और ही कर रहा है, ये गेम ही कुछ और है। तो आपको बाहर क्या दिखता है, अंदर क्या दिखता है। तो ये जो एलिमेंट्स है, ये शॉकिंग एलिमेंट्स कहानी में आएंगे। और मैंने जिस इंसिडेंट को इस कहानी का हिस्सा बनाया था, उस इंसिडेंट को कवर करने के लिए मैं उस गांव तक गया। उस गांव में जाके मैंने चीज़ों को देखा, समझा और उसके बाद उसको अपनी कहानी के अंदर बिल्ड किया। तो रिसर्च जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे पहली चीज़ आपको याद हो तो मैंने कहा था हार्ड वर्क। उस एक नॉवल को लिखने के लिए बहुत हार्ड वर्क हुआ है। उस हार्ड वर्क को करना बड़ा ज़रूरी है। इसी के साथ एक चीज़ और मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ स्टोरी में, क्योंकि आप जब आगे काम करेंगे ये बहुत मायने रखेगा, वो है डिसिप्लिन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में ज्वाइन कर चुका था, रोल बड़ा था और तब ये राइटिंग का प्रोसेस चल रहा था। इस रोल में मुझे काफी ट्रैवल करना पड़ता था। 10 से 12 दिन का ट्रैवल हुआ करता था मेरा कम से कम। ग्लोबल टीम थी, अपनी टीम थी, सबके साथ काम करना, मीटिंग्स आगे पीछे, टाइमिंग बहुत गड़बड़ होती थी। और ऐसे में आप अपनी उस हॉबी को जिए कैसे? लोग कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनेगा। आप जो हॉबी को अपना पैशन बनाना चाहते हैं, उस हॉबी को अपना पैशन बनाने के लिए टाइम भी तो चाहिए। मैंने ये रियलाइज किया कि किसी ने कहा हर रोज लिखा करो, कम लिखा करो। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आप हर रोज अगर राइटिंग कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से एक फिक्स टाइम किया। जब मुझे एहसास हुआ 9 से 11 रात का ऐसा टाइम था जिसमें मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। 9 से 11 के टाइम में मैंने राइटिंग का प्रोसेस शुरू किया। रोज मैं लिखा करता था। और कई बार ऐसा होता था, राइटर्स ब्लॉक आपने सुना होगा, कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे आज क्या लिखना है। जब मुझे समझ नहीं आता था तो मैं उस दिन किताब पढ़ा करता था, लेकिन मैं टीवी नहीं देखता था, क्योंकि टीवी पढ़ने लिखने का दुश्मन है। तो ये एक डिसिप्लिन मैंने अपना बनाया कि मुझे जो है राइटिंग के लिए एक प्रोसेस बनाना है। लेकिन ट्रैवल की वजह से कई बार हुआ कि रोज का शेड्यूल टूट गया। अब वही बात है कि हमारे पास टाइम तो है नहीं, कैसे करेंगे? हमारे पास बहुत टाइम है, यकीन मानिए सबके पास बहुत टाइम है। उस टाइम को हम ढूंढते नहीं। हफ्ते में 5 दिन मुझे काम करना होता, तो 2 दिन मेरी छुट्टी होती थी। 52 डेज इन 1 ईयर मेरे पास हैं। उस 52 डेज का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? आज तो सैटरडे है, आज 11 बजे उठेंगे, करते हैं हम लोग। अगर आप उस दिन भी 7 बजे उठ जाए तो क्या आपके पास वो 4 घंटे नहीं थे? तो मैंने उस तरह से अपने टाइम को आइडेंटिफाई करना शुरू किया, टाइम को लिया और टाइम के ऊपर काम करना शुरू किया। तो मेरी नॉवल पूरी हो गई, नौकरी चल रही है, नौकरी में एक ग्रोथ और चाहिए, और बीच बीच में एहसास आता है कि क्या मुझे राइटर बन जाना चाहिए। लेकिन मुझे हमेशा ये डर बना रहा कि अगर मैं राइटर बन जाऊं तो वही ना हो जाए मेरे साथ जो फोटोग्राफी में होता है। तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए मैंने फिर से प्रोजेक्ट बेस पर आर्टिकल्स लिखने शुरू किए, क्योंकि मुझे फोटोग्राफी में क्या इशू आया था कि वो जो क्लाइंट की टाइमिंग है और मेरी टाइमिंग है, मैं उसको मैच नहीं कर पा रहा हूँ। क्लाइंट के ऑर्डर्स को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ।
राइटिंग के साथ मैंने एक एस्टेब्लिश किया था कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, किस टाइप की राइटिंग में मैं अच्छा हूँ। मैंने अपना एक स्पेशलाइजेशन को आइडेंटिफाई कर लिया था। अब मुझसे कोई भी मीडिया का व्यक्ति ये नहीं कहता था कि आप नैनो टेक्नोलॉजी पे एक आर्टिकल लिख के दे दीजिए, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। मुझे कोई भारत की अर्थव्यवस्था पर तो आर्टिकल लिखना नहीं था, जबकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट। मुझसे कहा जाता था यार कुछ ह्यूमरस लिख दो, सटायर लिखो। कैरियर में एक यात्रा तय कर चुके थे, एक पोजीशन पे पहुंच चुके थे, तो कई बार कैरियर को लेके मुझसे कहा जाता था आर्टिकल लिखा जाए। तो वो सब एरियाज जहां मेरी एक्सपर्टीज है, फोटोग्राफी में जो मेरी एक्सपर्टीज थी, उस एक्सपर्टीज का इस्तेमाल कमर्शियल उस तरीके से कम था। शायद ये वजह थी कि मैंने उसकी जगह कुछ और करने का प्रयास किया, असफल रहा, और इसलिए जो मेरी हॉबी थी उस हॉबी को मैंने फोटोग्राफी को हॉबी ही रहने दिया। और मैं आपसे कह रहा था कि हम इस पॉइंट पे आएंगे। अब मुझे पहली बार ये समझ में आया कि राइटिंग जो है ये मेरा पैशन था और इसमें ही मैं कैरियर को बना सकता हूँ। मैंने राइटिंग उसके बाद शुरू की। मैं अपने एरिया में स्पेशलाइज रहा। मैं आर्टिकल अभी भी लिखता हूँ न्यूज़पेपर्स के लिए, एक रेवेन्यू सोर्स हुआ। लेकिन क्या मैं नौकरी छोड़ के फुल टाइम राइटर बन सकता हूँ? क्योंकि जब आप मार्केटिंग हेड हो चुके हैं, आप ग्लोबल लेवल पे चीज़ें देख रहे हैं, तो आपको लगने लगता है कि जो पैसा मिल रहा है, इतना पैसा तो मुझे राइटिंग में नहीं मिलेगा। और नौकरी छोड़ने का विचार, जो क्रांति थी, वो मुलतवी हो गई कि क्रांति किसी और दिन की जाएगी। तो हमने क्रांति को उस समय स्थगित किया, कहा नौकरी और होगी। लेकिन जीवन में कई चीज़ें होती हैं जो हमें हिला देती हैं, और ऐसी ही छोटी सी चीज़ मेरे साथ ही, बहुतों के साथ उस दौर में हुई थी। हालांकि नौकरी चल रही थी, इंटरेस्टिंग थी, लेकिन एक समय के बाद मोनोटोनस, क्योंकि काम वही था। नींद में मुझे बता दीजिए कि ये बुक का मार्केटिंग प्लान बनाना है, मुझे पता है मेरी टीम का आदमी क्या करेगा, और मैं नींद में बता सकता हूँ ये हो जाएगा, कर दो। तो वो जो क्रिएटिविटी, ये सब खत्म हो रहा था, मोनोटोनस था। सैलरी बढ़ जाती थी, पैसा अच्छा आ रहा था, इसके अलावा जीवन में अच्छा और कुछ नहीं। और उसके बाद दुनिया में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को तबाह किया, उसका नाम था कोरोना। कोरोना का जो फेज था, जब मैंने उसमें घर में काम करना शुरू किया, तो जो मोनोटोनस एनवायरनमेंट है, ये सिर के ऊपर बहुत हैवी होने लगा काफ़ी ज़्यादा। और सेकेंड वेव में जब दुनिया ठीक हो चुकी थी, अक्सर मेरे साथ चीज़ें देर से होती हैं। जैसे मुझे देर से समझ में आया कि मुझे कैरियर में क्या करना है, मुझे देर से समझ में आया कि इकोनॉमिक्स नहीं MBA कर लेनी चाहिए थी। तो कोरोना भी जब दुनिया को हो चुका था, मुझे उसके बाद देर से ही हुआ। देर से हुआ, मैं अकेला हॉस्पिटल में एडमिट था। ऑक्सीजन किस्मत से मुझे मिल गया, कम पड़ा हुआ था, कम था, लेकिन मुझे मिल गया। इस पूरे दौर में जब मैं हॉस्पिटल में था, तो मुझे एहसास हुआ कि पिछले 1-1.5 साल में मैं असल में क्या कर रहा हूँ। कैरियर, अगर हम बात करते हैं कि 9 to 5 का जॉब छोड़ के हमें एक नई चीज़ करनी है, अपने पैशन को जीना है, तो मैं बीच बीच में टाइम निकाल के आर्टिकल लिख देता हूँ, नॉवल के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं फुल टाइम कैरियर क्यों नहीं बना पा रहा? कहीं ना कहीं पैसा जो था वो मुझे रोक रहा था। और मिड कैरियर चेंज की जब हम बात यहाँ कर रहे हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पैसा बहुत ज़रूरी है जीने के लिए। एक नेता ने कहा था, पैसा खुदा नहीं, पर खुदा कसम खुदा से कम नहीं। ये बात सच है। लेकिन मुझे हॉस्पिटल में एक विचार आया कि कितना पैसा बहुत पैसा होता है। मेरे को रहने के लिए जितना घर चाहिए था, मैंने खरीद लिया था। पैसा और बढ़ेगा तो मैं घर थोड़ा और बड़ा खरीद लूंगा, उससे ज़्यादा कितना बड़ा। गाड़ी जो मुझे चाहिए मेरे पास है, इसको चेंज करने के एक समय पे जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, वो चेंज हो जाएगी। बड़ी गाड़ी, कितनी बड़ी गाड़ी, एंड ऑफ द डे हिंदुस्तान के हाईवे पे 100 की स्पीड के ऊपर उसका चालान ही होने वाला है। तो 100 पे तो मेरी अभी गाड़ी भी बड़े अच्छे से चलती है। तो मैं यहाँ भी संतुष्ट हूँ। ये भी एक नीड है कि आप बच्चे की पढ़ाई हो, ये सारी पैसे की जरूरत है, ये चाहिए। आप जब काम कर रहे हैं, क्या आप इन्वेस्टमेंट ठीक से कर रहे हैं? क्या आप पैसे को बचा पा रहे हैं? शुरुआती दौर में मैंने वो भी गड़बड़ की थी, लेकिन मैंने पैसा बचाया। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप ये तय करना चाहते हैं कि आप पूरे कैरियर को चेंज करें, कहीं और जाएं, तो पैसा जो है शुरुआती दौर के लिए आपको चाहिए, अपनी हिम्मत को बनाए रखने के लिए। मेरे पास था उस समय, जो मैंने कुछ सेव किया था। तो सबसे पहला प्रश्न, मैं वापस इस बात पर आऊँ कि सेविंग और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये ज़रूरी था कि कितना पैसा बहुत है, और मुझे जब ये एहसास हुआ कि मैं जितनी सैलरी बढ़ती जाए वो पैसा मुझे कम पड़ेगा, तो खुशी की बात। अब मैं खुश नहीं था पिछले 1-1.5 साल से। पिछले 1-1.5 साल से जब मैं काम कर रहा था, एक मोनोटोनस काम था, अंदर से इच्छा नहीं आती थी ऑफिस जाने की। तो मेरी नीड क्या है, मैं नया क्या करना चाह रहा हूँ। और एक हॉबी फेल हो चुकी है, लेकिन दूसरी हॉबी सक्सेसफुल थी। और ये टाइम था, बुक का वेब सीरीज राइट्स जा चुके थे। मुझे लगा कि अब समय है कि राइटिंग को मुझे अपना कैरियर बनाना चाहिए। मैंने मेरे प्रोड्यूसर से बात की और उनसे पूछा कि क्या वो स्क्रीन प्ले में चाहेंगे कि मैं उसका हिस्सा हूँ, और काफ़ी खुश थे कि बिल्कुल राइटर हमारे साथ होगा तो
बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैंने किस ऑप्शन पे काम किया।